स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम लोग कहाँ पर थे? चैप्टर नंबर 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था उसमें फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, P&L अकाउंट पढ़ा था और बैलेंस शीट भी पढ़ा था। ठीक है, इनके सबके फॉर्मेट्स हमें पता है कैसे बनते हैं, हमें सारी चीज़ पता है। क्लियर? अब चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा, उसके नीचे फुट नोट पर कुछ लाइंस होंगी जो उन आइटम से रिलेटेड होंगी जो ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ हमसे कमियां रह गई होगी या कुछ हमसे भूल चूक हो गई होगी तो वो नीचे लिखने में आती है, फिर हमें उनका एडजस्टमेंट करना होता है रिलेटेड आइटम्स का। ठीक है, जिससे रिलेटेड जो है उसको उससे एडजस्ट करना होता है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पढ़ा था 22 एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारी बुक के अंदर 22 एडजस्टमेंट्स है। 22 में से हमने 4 डिस्कस किए थे। एक तो क्लोजिंग स्टॉक, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक हमने डिस्कस किया था हमारा थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और 4th नंबर पे हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक इनके सबके एग्जाम्पल्स भी देखे थे और हमने करके भी देखा था। अब आते हैं हम 5th पे। ठीक है, इसके बाद ये 4 एडजस्टमेंट के बाद एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आता है 5th एडजस्टमेंट। 5th एडजस्टमेंट में क्या है देखो, 5th एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। इट इज अ क्वाइट कॉमन दैट सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा आर अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द करंट ईयर। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमने इनकम इस साल अर्न तो कर ली लेकिन हमें मिली नहीं, और अगर हमें मिली नहीं तो वो हमारी एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल कहलाती है। ठीक है, और ये हमारे एसेट का पार्ट होती है क्योंकि ये हमें रिसीव करना है हर हाल में। जैसे क्रेडिटर्स या कोई भी हमसे काम कराने, कोई भी हमारा काम करने के बाद हमसे पेमेंट लेना या सैलरी वेजेस लेना नहीं भूलता, तो हमने भी कोई काम किया है तो हम भी हमारी इनकम लेना क्यों भूलें। ठीक है, हाँ करंट ईयर की थी, उन्होंने नहीं दी या बाद में देंगे, जो भी होगा वो हम उसमें इनकम रिसीवेबल में लिखेंगे। ठीक है, सच इनकम्स एज नोन एज एक्रूड इनकम या अर्न इनकम्स, क्योंकि हमने अर्न तो कर ली, हमें मिली नहीं। क्लियर? अब आता है ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? सच इनकम्स ऑन द वन हैंड विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड अभी बनाकर तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में इसको हम शो करते हैं क्योंकि ये इनकम होती है हमारी, और दूसरी तरफ ये कहाँ शो होता है? एसेट्स में, बैलेंस साइड। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ और ये हमारा एसेट्स है, रिसीव करना हमें बाकी है, और जो भी हमारा अमाउंट रिसीव नहीं है हुआ है अभी तक वो हम लेंगे और ये हमारा एसेट्स में शो होगा। तो नीचे एक एग्जाम्पल में इन्होंने बता रखा है कि ट्रायल बैलेंस में से एक पॉइंट निकाला है, एक आइटम निकाला है जिसका नाम है कमीशन रिसीव्ड। कितना है? 15,000। लेकिन इन्होंने कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव एडजस्टमेंट में दे रखा है 3,000। और मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ आप सब लोगों से कि जितने भी एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस के, अगर नीचे की साइड फुट नोट में आते हैं तो वो 2 बार आएंगे। कहाँ पर आएंगे सर? बैलेंस शीट में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो एक बार ट्रेडिंग में और एक बार बैलेंस शीट में, और P&L से रिलेटेड है तो एक बार P&L में और एक बैलेंस शीट में। क्लियर? अब देखते हैं हम क्या होगा। सबसे पहले तो हम P&L अकाउंट बनाते हैं। ये देखो P&L अकाउंट कैसे बनता है, समझना ध्यान से। आता है हमें P&L अकाउंट बनाना, इसलिए शॉर्ट में बना रहे हैं। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। हमारा कमीशन 15,000 क्रेडिट साइड लिखा हुआ और रिसीव भी लिखा हुआ, यानी कि हमारी इनकम है, और इनकम हमेशा हमने P&L के क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है, और हम क्या लिखते हैं? कमीशन कितना? 15,000 बाय कमीशन 15,000। अब इसके अंदर जो कमीशन करंट ईयर का है, जो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, लेकिन करेंगे तो सही, कभी भी करेंगे, लेकिन इस साल का तो है,
तो एक्चुअल कमीशन हमारा 15,000 थोड़ी कहलाया जाएगा, ठीक है। जो हमने रिसीव नहीं किया वो भी हमारा कमीशन है, तो वो भी इसमें ऐड कर लो। कितना रिसीव नहीं किया अभी तक, लेकिन हमने अर्न कर लिया 3,000, तो टोटल हो गया ये 18,000। क्लियर, टोटल कितना हो गया ये 18,000। इस तरीके से ये P&L में ट्रीटमेंट होगा। सर बैलेंस शीट में कैसे होगा, बैलेंस शीट में भी देख लो, ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये हमारा एसेट साइड, और ये अमाउंट का कॉलम। क्लियर। अब एसेट साइड यहां पर हम लिखेंगे एक्रूड कमीशन। क्या लिखेंगे, एक्रूड कमीशन। कितना, 3,000, क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुआ ना, है तो सही हमारा इसी करंट ईयर का, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। और जो रिसीव नहीं हुआ तो हमें कहां पर लिखते हैं, हम उसको कहां पर लिखते हैं, एसेट्स में, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर जो 3,000 किया था, यहाँ पर लिख लो एक्रूड कमीशन। क्लियर, समझ आ गया। अब अगर कोई यूं बोलता है कि सर एंट्रीज कैसे होगी, जर्नल एंट्री अगर करें तो कैसे होगी, तो देखो अगर हम कैश में इसे रिसीव कर लेते तो हम ये लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती। कब होती है एंट्री, जब हम इसको करंट ईयर में कैश में रिसीव कर लेते, या बैंक में रिसीव कर लेते तो बैंक लिख लेते, इन दोनों में से एक आ जाता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये तो बोल रहा है कि हमने रिसीव नहीं की, यानी हमने तो इस साल इसको बाकी रखा है, तो बाकी रखा है तो फिर कैश और बैंक का तो लेना देना ही नहीं हुआ, इससे रिलेटेड ये हुए ही नहीं, तो फिर क्या करें हम क्या करेंगे, एक्रूड कमीशन लिखेंगे ऊपर, यानी कि हमें अर्न करना बाकी है, एक्रूड कमीशन अकाउंट। कितना सर, 3,000। समझ आया ये एडजस्टमेंट, सिंपल सा एडजस्टमेंट है। ऐसी इनकम जो हमने अर्न तो कर ली, यानी काम तो कर लिया, जो हमें टास्क दिया था वो पूरा तो कर लिया, जो हमें पर्टिकुलर काम करने को दिया था वो हमने पूरा कर लिया, हमारी जॉब पूरी हो गई मंथ की, यूँ समझ लो, या जो भी हमें इनकम रिसीव होनी थी, जिस चीज़ के बदले हमने वो काम कर लिया, अब इनकम रिसीव होनी है, लेकिन इनकम हमारे पास रिसीव नहीं हुई, ठीक है, या थोड़ी हो गई, ये बाकी थी, ये और होनी थी, तो हमने जो होनी है वो करंट ईयर की थी वो नहीं हुई, उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो है इसी ईयर की, तो इसी ईयर ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट में हम एक्रूड कमीशन में 3,000 में लिख लेंगे। एंट्रीज कैसे होगी, सर अगर नॉर्मली हम रिसीव करते हैं ना कमीशन, तो यहाँ पर लिखते कैश या बैंक। क्लियर, क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन हमने रिसीव नहीं की तो हमने यहाँ क्या लिखा, एक्रूड कमीशन। क्लियर। अब आते हैं हम नोट में, जो बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है, देखो, इफ एक्रूड कमीशन हैव बीन मेंशन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई आइटम है तो वो दो बार आएंगे, एक तो बैलेंस शीट में, और एक अगर वो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, और P&L का है तो ट्रेडिंग में। ये हमें पता है कि कौन सा आइटम किसका, क्योंकि हमने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। इसमें भी यही बता रहा है कि अगर एक्रूड इनकम मेंशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दे विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ओनली, सिर्फ यहाँ आएगा। क्यों, रीजन क्या होता है इसका, इट मीन्स दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द कंसर्न अकाउंट ऑफ इनकम, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने इसको ऑलरेडी इस कमीशन में इंक्लूड करके ही लिखा हुआ है। क्लियर। और आगे कह रहा है एक्रूड इनकम अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। जब ये डेबिट बैलेंस शो करता है तो फिर इसको भी हम बैलेंस शीट में डेबिट साइड ही लिखेंगे, और बैलेंस शीट का डेबिट साइड इधर होता है एसेट्स में, ठीक है, ये नहीं होता लायबिलिटी में। हर अकाउंट में डेबिट साइड ये और क्रेडिट साइड ये होता है, लेकिन बैलेंस शीट में उल्टा होता है, हालांकि हम इसमें शो नहीं करते क्योंकि ये रूल है, शो नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आता है सिक्स्थ, ये एडजस्टमेंट समझ आ गया। अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखो, सिक्स्थ नंबर का एडजस्टमेंट है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है एक तरीके से हमने काम किया और हमें पैसे नहीं मिले, करंट ईयर के थे लेकिन करंट ईयर में नहीं मिले, ये तो था हमारी एक्रूड इनकम, ठीक है, हमारी इनकम हमसे रिसीव नहीं हुई, हमें रिसीव नहीं हुई। इसी तरीके से इट में ऑल्सो हैपन दैट सर्टेन इनकम इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर,
ये भी हो सकता है कि हमें पैसा तो मिल गया बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर, लेकिन पूरा अमाउंट वो करंट ईयर का नहीं था, वो एक्सेस मिल गया हमें, नेक्स्ट ईयर का भी अभी मिल गया। क्लियर? सच पोर्शन ऑफ दिस इनकम, तो वो जो एक्सेस हमें मिला है नेक्स्ट ईयर का, उसका पोर्शन यानी कि पूरा अमाउंट में से नेक्स्ट ईयर का है उसको निकाल लो और वो नेक्स्ट ईयर का जाना जाएगा, नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा, वो ही अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि वो इनकम हमने अर्न की नहीं है, वो हमें एडवांस टाइप मिल चुकी है पहले से। ठीक है? जैसे किसी ने कह दिया ये लो इस साल के भी पैसे और अगले साल के भी पैसे, अगले साल तो हमने काम किया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर तो हमने काम किया ही नहीं, तो ये अनअर्न्ड इनकम हुई, हमने अर्न नहीं की इस इनकम को, ये इनकम ज़बरदस्ती हमारे पास आई है। ठीक है? इसको अर्न कब करेंगे? जब वो टास्क पूरा करेंगे तब ये इनकम हमारी अर्न कहलाएगी, या फिर इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ठीक है? ये होता है इसका मतलब। अब आगे देखें, ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसा होगा? सर फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसे सच इनकम्स ऑन वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, वैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, P&L अकाउंट में प्लस करा था हमने उसको, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर की नहीं है, हमें P&L अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ही अमाउंट चाहिए होते हैं। क्लियर? तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है? इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और दूसरी तरफ ये कहाँ पर लिखने में आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये किसी ने हमें पैसे दे दिए, हमने काम नहीं किया, वो पैसे वापस भी मांग सकता है, वो मांगे नहीं मांगे हम हमारी इसको लायबिलिटी मानकर चलते हैं। क्लियर? और लायबिलिटी हमेशा वापस देनी पड़ सकती है, हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है? पे करनी पड़ सकती है, जब तक हम वो काम नहीं करेंगे जिस काम के लिए हमें इनकम दी गई है, सैलरी दी गई है, पैसा दिया गया है, तब तक वो पैसा हमारे पास लायबिलिटी के रूप में लायबिलिटी की तरह रहेगा। ठीक है? सर आप तो एंट्रीज बताओ और कहाँ कहाँ इसको मेंशन करते हो बताओ। देखो 6th नंबर पे हमारा अनअर्न्ड इनकम था, तो इसमें इन्होंने ट्रायल बैलेंस में एक पॉइंट दे रखा, रेंट रिसीव 39,000, और उसके जस्ट नीचे फुट नोट पे एक एडजस्टमेंट है कि रेंट रिसीव बट नॉट अर्न 3,000। रेंट रिसीव तो हुआ लेकिन अर्न नहीं हुआ, वो कितना है 3,000, यानी कि 39,000 में 3,000 नेक्स्ट ईयर का है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेगा, फाइनल अकाउंट में P&L अकाउंट देखो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है? यहां पर हमने लिखा बाय रेंट, कितना होता है 39,000, फिर हमने यहां पर लेस कर दिया, क्या लेस कर दिया सर, हमने लेस कर दिया हमारा अनअर्न्ड रेंट, कितना था 3,000, कितना बचा करंट ईयर का 36, तो यही है हमारा करंट ईयर का अमाउंट, किसका, रेंट का, जो हमने रिसीव करा है। एक्चुअली ये 3,000 रुपीज़ जो है ये ऐसा मान लें हम कि हमें नेक्स्ट ईयर के अभी से ही एडवांस मिल गया, लेकिन ये हमारी इनकम तो है नहीं, हमारी तो करंट ईयर की इनकम से मतलब है, तो करंट ईयर की तो इतनी है बस। ठीक है? बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा सर ये, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो जाहिर सी बात है दो जगह तो होगा, बैलेंस शीट के अंदर ये कहाँ शो होगा, ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड, ये रुपीज़ और ये भी रुपीज़। ठीक है? अब क्या करें सर, ये हमें देना पड़ सकता है, मान लो नेक्स्ट ईयर वो वापस मांग ले, हमसे कंटिन्यू ना रखे, हमारे जो भी हमारा ऑफिस या हाउस या रूम जो भी उन्होंने रेंट पे ले रखा वो कंटिन्यू ना रखे, खाली करके जाना पड़ जाए तो वापस मांग सकते हैं, इसलिए इसको हम लायबिलिटी में लिखते हैं और ये अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी में 3,000 लिख देंगे। ठीक है? इस तरीके से ये होगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बैलेंस शीट इक्वल होती है, तो इक्वल ही नहीं हो रही है, एक एक पार्ट समझ रहे हैं हम, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। ठीक है? ये एक एक पार्ट समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम P&L का एक एक पार्ट समझ रहे हैं, एक एक एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, ऐसे ये भी हम एक एक एडजस्टमेंट ही समझ रहे हैं। ठीक है? आगे आओ, इसके नीचे ये फुट नोट में लिखा हुआ है, इफ अनअर्न्ड इनकम, अगर अनअर्न्ड इनकम हैव बीन स्टेटेड इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दे विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ओनली। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान लेंगे कि हम इसको ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी तो। ठीक है? फिर आगे आओ,
अनर्ड इनकम अकाउंट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये हमें किसी ने दिए, उसे वापस देनी पड़ सकती है अगर उसने कंटिन्यू नहीं किया तो, क्लियर। अगर उसने कंटिन्यू नहीं किया तो वापस देनी पड़ सकती है। यह है हमारा 6th नंबर का एडजस्टमेंट। सर इसकी आपने जर्नल एंट्री नहीं बताई, तो जर्नल एंट्री भी देख लो कैसे होती है। सर अगर हम इस रेंट को एडवांस में रिसीव करते हैं तो हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया। लायबिलिटी साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है, क्लियर। क्रेडिट साइड होती है लायबिलिटी साइड। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, समझ आ गया। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। और कौन सा किस चीज का रेंट है? ये जो हमने रेंट रिसीव्ड किया है ना, ये रेंट रिसीव को हमने डेबिट कर लिया। ये रेंट रिसीव्ड 3000 और ये रेंट रिसीव तो हुआ है, ये तो हमने बता दिया कि रेंट रिसीव्ड हुआ है, हमारे पास इनकम आई है, ठीक है, पैसा आया है, डेबिट कर लिया। लेकिन ये किस चीज़ का है? सर ये जो रेंट आया करता था ना हमारे पास, उसका एडवांस है 3000, क्लियर। ये हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट, 6th नंबर का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब आता है हमारा 7 नंबर का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 8th नंबर का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दोनों। क्यों? क्योंकि इसको हम 11th के साथ साथ 12th में भी देखेंगे, 12th में भी हमारे साथ साथ चलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। एक चैप्टर आएगा 12th के अंदर, उसके अंदर भी ये मेंशन होगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सर 9 चैप्टर नेम जर्नल एंट्री में भी हम समझ चुके हैं। जब वहाँ समझ चुके हैं फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ में आया होगा, और नहीं आया कोई इशू नहीं है, दोबारा से समझेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके भी समझेंगे। पहले दोनों को कंबाइन समझ लो। देखो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ये कह क्या रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? देखो, यूजुअली इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, इंटरेस्ट एट अ नॉर्मल रेट इज चार्ज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है। हमें बिजनेस की ट्रू एफिशिएंसी, यानी कि बिजनेस कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ निकालने के लिए एक बिजनेसमैन अपने एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में प्रॉफिट तो लेता ही है, लेकिन साथ के साथ एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट रेट, नॉर्मल रेट में इंटरेस्ट भी कैपिटल में से लेता है। प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज द रियल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। जब हम इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ निकाल देते हैं और फिर जो पैसा बचता है वही हमारा रियल प्रॉफिट होता है, क्लियर। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ लोन टू द बिजनेस अर्निंग इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। हमेशा ये मैं 9th चैप्टर अपन ने टॉपिक्स पढ़े थे कुछ तो उसमें भी समझाया था कि जब भी 9th चैप्टर के कुछ टॉपिक समझे थे हमने, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम कैपिटल के रूप में, कैपिटल की फॉर्म में पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा हमेशा हमेशा लोन के रूप में माना जाता है और उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट पर, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देनी होती है। किसको? बिजनेस को, अपने मालिक को। बिजनेस देगा अपने मालिक को, ठीक है। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि ये कैपिटल लायबिलिटी साइड में शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर कभी भी बिजनेस बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, डिसोल्व करेंगे तो ये कैपिटल वापस जिसकी है उसको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं वापस ले लूँगा, या हम 2-4 पार्टनर है तो हम आपस में वापस उस पैसे को बांट लेंगे, और वो एक तरीके से बिजनेस डिसोल्व होता है तो जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं इनको क्लियर करने के काम आता है, क्लियर। If this amount had not been invested in the business, it would even then have earned some interest outside. अगर देख लो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, if this amount had not been invested in the business, it would even then have earned some interest outside, as such the proprietor wants interest for his capital and profit for the risk undertaken by him. अगर तुम पैसा नहीं लगाओगे तो तुम बाहर से लेकर लगाओगे, बाहर से लेकर लगाओगे तब भी तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लोगे बिजनेस से, किसी मनी लेंडर से मनी लोगे, ठीक है, तब भी तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब इसका इतना सा है कि बिजनेसमैन क्या करता है, चाहता है कि मैं कैपिटल का इंटरेस्ट भी खुद ले लूँ जब मैंने पैसा लगाया है तो,
और फिर प्रॉफिट भी मैं खुद ही ले लूँ। जैसे एक एग्जांपल में इसमें बताया है कि 6% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख का 6% होता है 60,000, ठीक है 60,000, और 60,000 ये होता है, तो ये फर्म के लिए जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो ध्यान से देखना, ये हाउस होल्ड यानी कि हम, ठीक है, ये हमारी फर्म, क्लियर, ये हमारी फर्म या हाउस होल्ड यानी हमने इसमें पैसा लगाया, किस फॉर्म में सर, कैपिटल की फॉर्म में, पलट के ये हमें क्या दे रहा है, प्रॉफिट, क्या दे रहा है, प्रॉफिट। और इसके अलावा एक और चीज हमें क्या मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर, क्या मिल रही है, एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर। अब देखो ये जो फर्म है, ये फर्म हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहा है, ये दोनों चीजें हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकती है, हमारे लिए इनकम्स हो सकती है, हमारे लिए प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, फर्म के तो पैसा जा रहा है, ठीक है, फर्म में से तो पैसा कम हो रहा है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। और हमने हमेशा पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसका इंटरेस्ट निकाल कर हमने वापस कैपिटल में ही डाल दिया। ले जाना चाहें तो टू बैंक या टू कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने जैसे ही प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, उसमें से निकाला, नेट प्रॉफिट से पहले हमने ये निकाला, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हमारा रियल और नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से एंट्री होगी। फाइनल अकाउंट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है बिजनेस का, तो ये P&L के डेबिट साइड शो होगा। एट द सेम टाइम इट इज अ गेन टू द प्रोप्राइटर एंड इज एडेड टू द कैपिटल। ये हमारे लिए तो गेन है, तो हमने तो हमारी कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल हमारी और इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था सर क्रेडिट नेचर का कोई आइटम होता है, इसको और बढ़ाना हो तो और क्रेडिट कर दो। हमने कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, इसमें पैसे और डाल दिए, ये और बढ़ गया, क्लियर। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस होता है तो ये हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। और P&L में क्या होगा सर, P&L में क्या होगा इसका, ये P&L में इसका, ये यहाँ पर डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर शो हो जाएगा, समझ आ गया, क्लियर। ये था हमारा 7th नंबर का पॉइंट। अब आता है 8th नंबर का पॉइंट। 8th नंबर का एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, यह हमें पता है अच्छे से कि जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से ड्राइंग्स कर लेते हैं तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, उसके बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम और हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। कैसे कैसे होता है अभी देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओकेजनली, कभी कभी देखो, ओकेजन के टाइम पे हम निकालते हैं पैसा, हमें मजा थोड़ी आता है कि हम हमारे बिजनेस में से प्रॉफिट भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले रहे हैं और फिर ड्राइंग्स और कर लें और पैसा भी निकाल लें, हमें मजा थोड़ी आता है, ठीक है। तो ओकेजनली द प्रोप्राइटर ड्रॉज कैश, या तो कैश ले आता है या गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, या फिर कोई फर्नीचर या फैन वगैरह कुछ भी जो लगे हुए हैं हमारे ऑफिस में, हमारे घर में काम आने वाली चीज़ होंगी तो उनको ले जाता है, ठीक है। सच विड्रॉल्स आर टर्म्ड एज ड्राइंग्स, उन्हीं विड्रॉल्स को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। इफ द फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज फुल्ली जस्टिफाइड दैट इट शुड ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखा, बुक ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर फर्म तुम्हारे कैपिटल लगाने पर, यानी कि तुम इसमें पैसा लगा रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो जब तुम इसमें से पैसा निकालोगे किसकी फॉर्म में, तुमने पैसा निकाला ड्राइंग्स की फॉर्म में, तो तुम्हें भी बदले में इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया, तुम्हें भी बदले में इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा, क्लियर। अब आते हैं हम हमारे एंट्रीज में और ट्रीटमेंट पर। सर ये कैसे, कहाँ पर होगा, P&L में कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, ये हम सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। सबसे पहले देखो, कैपिटल दे रखी है 5 लाख क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल का तो नेचर ही क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट में ही शो होती है, ठीक है। और ड्राइंग्स दे रखी है 80,000 किस में,
डेबिट में, क्योंकि ये हमारे फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट कर रखा है। क्योंकि जब हम फर्म में से पैसा निकाल के ले आते हैं तो ये फर्म में से अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि ये खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, लॉस जब होगा जब वापस नहीं आएगा, ये वापस आ जाता है पैसा। लॉस और एक्सपेंसेस में डिफरेंस पता होगा तुम लोगों को, लॉस का रिटर्न दोबारा नहीं होता, एक्सपेंसेस के जब हम किसी पर एक्सपेंसेस करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ जरूर मिल जाता है। अब ये यूँ कह रहा है कि चार्ज 3000 एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग्स की है 80,000 तो उसके बदले में इंटरेस्ट लगा है 3000। फाइनल अकाउंट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए गेन है तो P&L में क्रेडिट साइड इसको लिख लो, क्योंकि ये तो गेन है। हैज इट शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एट द सेम टाइम इट इज एन एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स व्यू। हमारा, हम बिजनेसमैन, हम प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर हैं, या हमारे लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस है, हैंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो ये हमारी कैपिटल को कम भी करता है, ठीक है। और किधर लिखेंगे हम, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर देखते हैं, ये P&L अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना सर 3000 था ना, ठीक है, ये 3000 समझ में आया। ये 3000 हमारा किसका है, गेन बिजनेस का, हमारा नहीं है, हमारा तो एक्सपेंसेस है, तो हमारा एक्सपेंसेस है तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, ये देखो लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल शो हुआ वो होता है, सबको पता है, इसमें हम नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक नेट प्रॉफिट का नहीं है, अभी हमारा टॉपिक किसका है, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 5 लाख की कैपिटल है, इसमें से सबसे पहले तो ड्राइंग्स लेस करो जितना भी तुमने निकाला, क्योंकि ये तुम्हारी कैपिटल को कम करता है, तो ड्राइंग्स किया सर हमने 80,000 लेस करो। अब तुम्हारी कैपिटल कितनी बची सर, 4,20,000, फिर इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, ठीक है, कितना सर 3000 बोल रहे थे, तो अब प्रेजेंट में तुम्हारी कैपिटल कितनी है, 4,17,000। समझ आ गया, इस तरीके से ये होगी, क्लियर। ड्राइंग्स पे आपने P&L में कैसे होगी, बैलेंस शीट में कैसे मेंशन होगी, ये तो सारी चीज़ बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होगी। देखो, जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश ले जाते हैं, या बैंक में से पैसा ले जाते हैं, या कोई सी भी एसेट्स ले जाते हैं, तो इस तरीके से एंट्री कर देते हैं। या तो कैश ले गए, कैश क्रेडिट कर दो, क्योंकि कैश जब भी बाहर जाता है, रियल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट वॉट गोज आउट। बैंक कम हो जाता है, बैंक का भी रूल है, जब भी कम होता है हमेशा क्रेडिट होता है, और बढ़ता है तो डेबिट होता है। या फिर एसेट्स ले जाते हैं, कुछ फर्नीचर, फैन वैन, या कुछ भी चीज़ हमारे यहाँ से उठा कर ले जाते हैं, तो ये एसेट्स को कम करता है। एसेट्स डेबिट नेचर की होती है, और हमने रूल पढ़ा हुआ है, जब डेबिट नेचर वाला आइटम को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो क्रेडिट होता है। कम खत्म कैसे हो रहा है, ये कम हो रहा है ना, 10 पेन थे 2 हम घर के ले लेके 8 ही तो बचे, तो कम हो रहा है, तो ये होगा। लेकिन ये यूँ कह रहा है सर ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो हटा दो आप, ये तो आ गया समझ में। आप तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या करेंगे, तो देखो ड्राइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दी। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे तो मेंशन है, देख लो ना P&L की क्रेडिट साइड पर 3000, क्लियर है, समझ आया। इस तरीके से ये होती है। ये हमारे 8th तक एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। अब आएगा हमारा 9th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो लोन के बारे में हमेशा याद रखना, लोन 2 तरीके से होते हैं, या तो फर्म को कई बार फर्म को लोन दिया भी जाता है और फर्म से लोन ले लिया भी जाता है। ये कब कंडीशन आती है, जब पार्टनर्स 1 से 2 हो जाते हैं, वो आके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है जनरली आइटम लोन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लोन हमेशा क्रेडिट साइड में ही शो होता है, ठीक है। और इट मीन्स द अमाउंट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम सम पर्सन और फ्रॉम द बैंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी पर्सन या किसी बैंक से बोरो किया है लोन, तो लोन एक लायबिलिटी है फर्म की, और इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा, वो खर्चा है। इफ अप टू डेट इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड ऑन द लोन, द अनपेड इंटरेस्ट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड एंड विल बी ट्रेडेड जस्ट लाइक
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये यूँ कह रहा है कि अगर हमने लोन लिया है किसी बंदे से या किसी बैंक से तो हमें वो लौटाना पड़ेगा, और जब तक वो लौटाएंगे नहीं, वापस नहीं करेंगे, तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर अप टू डेट देते नहीं रहे, कहीं कहीं रुक गए, कहीं कहीं बाकी रह गया, तो वो हमारा बाकी रह जाएगा और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसी तरीके से लोन अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, इट विल मीन दैट द अमाउंट हैज बीन लेंड टू द आउटसाइडर, ठीक है। इट विल बी एन एसेट इन द केस एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन इनकम ऑफ द फर्म। तो कहने का मतलब ये है कि लोन का मैटर जो है हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट ये सब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।